तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, बिल्कुल आयोग हमें डिस्कस करना है। एमपीपीएससी आने ही वाला है और तैयारी बड़ी जोरों शोरों से आप सभी की चल रही मुझे पता है। तो हम क्या कर रहे थे, 10वां अध्याय जो आयोग वाला है और बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चंस वहां से बनने हैं और वो बिल्कुल श्योर शॉर्ट ऐसे हैं जो आपके सिलेक्शन को पक्का करने वाले हैं। तो हमने कल एक वीडियो में डिस्कस कर लिया था ओवरव्यू का कि सारे 16 के 16 आयोग कैसे क्या हमको पढ़ने हैं, किस टाइप के वो आयोग है, संवैधानिक निकाय किन्हें कहा गया है या फिर बोल सकते कार्यकारी निकाय किसको कहा गया है, असंवैधानिक निकाय किसको कहा गया। तो उन सब पे हमने कल डिस्कस कर लिया था और ये भी देख लिया था कि एक एक करके हम किसको पढ़ने वाले हैं। हमने बात कर ली थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या संवैधानिक निकायों से हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम पहला टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है आपका, जी हाँ, वो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यानी भारत का निर्वाचन आयोग। जी हाँ, और ये संविधान में वर्णित है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है। और यहाँ से पक्की बात है 1 से 2 क्वेश्चन बनने ही वाले, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं, हम जल्दी 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 केवल रिवीजन मोड में डिस्कस करेंगे। 1-2 चीज़ें जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा सा हम ज़रूर डिस्कस कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे, उससे पहले दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, देखो उनका भी भला हो जाए भाई। और चैनल तो सब्सक्राइब कर नहीं है, क्यों, सारी जानकारी यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की यही होने वाली है। तो बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों पे जल्दी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमें भारतीय निर्वाचन आयोग को डिस्कस करना है और इसके आयाम जो हम डायमेंशन यानी क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो देखो सबसे पहले हम उसके पृष्ठभूमि और परिचय पे जाएंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड समझ लेंगे। उसके बाद इसकी सामान्य जानकारी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण इसके अनुच्छेद यानी कि 324 से 329 तक में क्या क्या हमारे काम की चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। निर्वाचन आयोग की संरचना, क्या क्या होता है, कौन कौन होगा निर्वाचन आयोग में, सारी चीजें। उसके बाद इनके क्या काम है, यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं डायरेक्टली। मेंस में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है पॉलिटिक्स वाले हाँ पेपर में, तो उसमें देख लीजिएगा कुछ फैक्ट्स जो कि हाँ जो जरूरी हैं। कुछ क्वेश्चंस हम देख सकते हैं, वैसे मेरा मानना ये है कि क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट ना करते हो हम पहले क्वेश्चन से ज़्यादा इस कंटेंट को समझ लें वो बेहतर है। हालांकि क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम परिचय और पृष्ठभूमि पे देखेंगे। बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड क्या है भैया, भारत तो बहुत बड़ा देश है ही, हाँ ऑब्वियस सी बात है, 7वें नंबर पे आता है दुनिया भर में क्षेत्रफल के मामले में। और क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पे आना भी अपने आप में बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ पॉपुलेशन के मामले पे हमने चाइना को पछाड़ के पहले नंबर पे हम आ गए। तो ये बड़ा तो है ही, लेकिन एक और मामले में बहुत बड़ा, जो कि है क्या, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। किस बेसिस पे, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। सो हमने संविधान में अपने आप को कैसा वर्णित किया है, लोकतांत्रिक वर्णित किया है। लोकतंत्र मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री हमने अपने आप को बताया है, यानी डेमोक्रेसी चलती है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है, ये सच्चाई है ठीक है। उसके कारण यहाँ पे जो इस लोकतंत्र की विशेषता होती है, डेमोक्रेसी की बहुत सारी विशेषताओं में एक विशेषता होती है जिसको बोलते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन। यानी कोई इंटरफेयर ना करे, बीच में धांधली ना हो, कुछ ना हो। ऐसे चुनाव के द्वारा जब सरकार वगैरह बनती है और हाँ शासन को चलाया जाता है, तो उस देश को कैसे कहते हैं, लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। और इन्हीं विशेषताओं में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिस पे हम बात कर रहे हैं। अब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम कौन करेगा? सो यही इसी काम के लिए संविधान में वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, इलेक्शन कमीशन का 15वें भाग में भारतीय संविधान को। सीधा क्वेश्चन यहां से बन जाता है, क्या बन जाता है, हाँ, कि भारतीय संविधान के 15वें भाग में किसका वर्णन मिलता है, या 15वां भाग भारतीय संविधान का किससे संबंधित है। तो याद रखना है आपको, निर्वाचन आयोग से संबंधित है या निर्वाचन से, इलेक्शन से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद कितने हैं, 324 से 329 तक 15वें भाग में अनुच्छेद बताए गए। कितने, 324 से 329। एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल ये याद रखना है, ये सीधे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं कि कौन से भाग में निर्वाचन आयोग, 15वें भाग में कौन से आर्टिकल में, 324 से 329 तक, और 324 में ही निर्वाचन आयोग का गठन बताया गया। तो हम वो भी डिस्कस करेंगे ठीक है। ये इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए इसको गठित किया गया था। इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल में है, सीधा आर्टिकल अगर पूछे तो 324, ये सीधा क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना है ना। संवैधानिक निकाय तो है ही, क्यों है संवैधानिक निकाय, हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, क्योंकि इसके बारे में वर्णन कहां है, संविधान में लिखा हुआ है ठीक है। संवैधानिक
वर्णन है, ये स्वतंत्र है और स्वायत्त है, यानी ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी अपने फैसले लेगा, खुद लेगा, किसी के सोच समझ के पूछ पाछ के काम नहीं करने वाला। कौन? निर्वाचन आयोग खुद का स्वतंत्र है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है और ऑटोनॉमस बॉडी है, जो खुद अपने फैसले लेगा, कोई भी कानून बनाने के, किसी भी प्रकार के काम कौन? ये खुद ही करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए इसके बाद सामान्य जानकारियों में देख लें तो ये संवैधानिक निकाय है ही, स्वायत्त और स्वतंत्र आयोग है। ये अब भी हमने डिस्कस किया अभी, क्योंकि संविधान में वर्णन है, स्वतंत्र है और अपने फैसले ले सकता है, ऑटोनॉमस बॉडी है, इसलिए ये आयोग कैसा है? ऐसा है। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा कई बार पूछा जा चुका है कि हाँ, निर्वाचन आयोग की प्रकृति बताइए, हाँ, या फिर नेचर ऑफ द इलेक्शन कमीशन क्या है, तो ये आपको याद रखना है। इसके में देख लें तो भैया 15वां भाग 324 से 329 हम डिस्कस कर ही चुके हैं। निर्वाचन आयोग 324 में है और भैया इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, जब संविधान हमारा लागू होने वाला था अगले दिन से ही। हाँ, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो ये सीधा क्वेश्चन है कि कब स्थापना हुई थी किसकी? निर्वाचन आयोग की, तो ये याद रखिएगा। और इसी कारण से मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्या? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, मतदाता दिवस। ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। इसके अलावा पहले निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थे? सुकुमार सेन साहब। कौन? सुकुमार सेन साहब। ये याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये यार हम सीधे सीधे फैक्ट्स पे ही बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए सामान्य जानकारी के बाद आगे हम इसमें देखें तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हमने डिस्कस कर ही लिया है। वर्तमान में कौन है? तो यार सच्चाई ये है कि राजीव कुमार साहब थे, लेकिन वो अभी कैसे हैं? कार्यकारी हैं, ऑफिशियली तो नहीं है, क्योंकि कोई और इनकी जगह पे पोस्ट नहीं हो पाई। ये तो रिटायर होने का इनका टाइम हो चुका था, ये रिटायर हो चुके थे, इनका एज भी हो गया था, सारी चीज़ें, लेकिन फिलहाल हाँ पोजीशन अभी खाली है, वेकेंट है, तो अभी कार्यभार राजीव कुमार ही संभाल रहे हैं, ये सच्चाई है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम देखें यहाँ पे महिला मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखना BS रमा देवी साहब है ना, BS रमा देवी साहब। 1990 में इनको क्या किया गया था? पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाई गई थी। कौन? BS रमा देवी। याद रखना भाई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बढ़िया। पहला चुनाव कब कंडक्ट कराया गया था? तो भारत में पहला चुनाव कब होगा? आजाद तो हम 1947 में हो गए थे, है ना। उसके बाद 1950 में हम क्या बन गए थे? गणतांत्रिक देश बन गए थे। हाँ, क्योंकि हमारा क्या हो गया था? संविधान बन गया था। बहुत बढ़िया। इसके बाद ही पहले चुनाव हमने 1951-52 में करे थे। ठीक है, 1951-52 में हमारे पहले चुनाव हुए थे, और ये कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में, लेकिन हाँ PSC में भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको भी याद रखना है। और अच्छी बात है, इसका क्या काम है? किसका काम? अरे चुनाव आयोग का क्या काम है? तो चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा। किसके करवाएगा? संसद के करवाएगा, राज्य विधानमंडल के करवाएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाएगा? ये सारे काम करने का अधिकार किसको है? निर्वाचन आयोग का। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो याद रखना है इसको। इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात कर लें तो हमें पता है 324 से 329 तक ये सारे के सारे आर्टिकल किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है ना। हाँ, निर्वाचन से संबंधित, बेसिकली हम ये तो बोल ही सकते हैं 15वें भाग में है ये। ठीक है, एक एक को देख लें तो 324, 325, 326 ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट सभी है, 324 भी इंपॉर्टेंट है, और 327, 328 और 329 ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये तो 3 याद रखने ही है, बाकी भी हम याद रखेंगे आराम से। तो ये 6 आर्टिकल हैं जिस पे फोकस करना है, हालांकि इनके अंदर सब डिवाइडेशन भी हैं। चलिए, तो 324वां आर्टिकल जो है, एक एक आर्टिकल देखें अगर। 324वां आर्टिकल क्या कहता है? निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना और हटाने की प्रक्रिया। ये पूरी चीजें अभी इसके अंदर एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, लेकिन ये याद रखना है। सीधा क्वेश्चन आता है कि निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल में है? तो 324 में। ये याद रख लेना भैया, है ना, यही से आएगा क्वेश्चन। बढ़िया। निर्वाचक नामावली तैयार करना, किस बेसिस पे? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करना। ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 15 है, RRCSP जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? RRCSP। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, इसके बेसिस पे भेदभाव नहीं करने का। 26वां इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां वयस्क मताधिकार की बात करी हुई है। किसकी बात करी? वयस्क मताधिकार। अब वयस्क किसको कहा जाएगा? पहले 21 साल के लोगों को वयस्क कहा जाता था, अब वो 18 साल हो गया। और वो कैसे किया गया? वो किया गया 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। इसको 21 से क्या कर दिया? 18 वर्ष कर दिया वयस्क होने का। और हर वयस्क व्यक्ति यानी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति अब पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट डाल सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये अडल्ट सफरेज कहलाती है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। 61वां संविधान संशोधन कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रख लेना भैया, है ना, नहीं तो फिर भूल जाओ, दिक्कत हो जाए तुमको। सो ये कई बार पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 कर दी गई। तो ये यही है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब हुआ? 1988 में। ठीक,
चलिए बढ़े आगे, बढ़िया। नेक्स्ट 327, संसद की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। संसद को दी है ये सारी शक्ति कि भैया किस टाइप के कानून बनाने संसद के, किस निर्वाचन से रिलेटेड यानी चुनाव से संबंधित। 28वां क्या है 328, राज्य विधानमंडल की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। किसकी है ये? राज्य विधानमंडल की। कहां से? उसके राज्यों से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। 329 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई हस्तक्षेप न्यायालय का नहीं होगा, जो फैसले होंगे वो यही करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो बड़े बड़े थे, मतलब हमने हेडलाइन पढ़ ली। अब एक एक को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। 324 में 6 उपभाग है, यानी 6 सब डिवीजन है इस 324 में। क्लॉज 1 2 3 4 5 6 6। सबसे पहला है निर्वाचन आयोग की स्थापना। 324 का क्लॉज 1 है ये, जिसमें क्या किया जा रहा है? निर्वाचन आयोग को स्थापित किया जा रहा है। और ये क्वेश्चन अगर बहुत ही डिटेल में पूछना पड़ा तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से आर्टिकल कौन से सब क्लॉज में वर्णित है। तो 324 सब क्लॉज 1 डन। दूसरे में क्या है? निर्वाचन आयोग की संरचना। स्थापना होगी, संरचना मतलब क्या क्या होगा, कौन कौन होगा, कैसा होगा, ठीक है। फिर इसमें तीसरे क्लॉज में बताया कि मुख्य निर्वाचन आयोग क्या होगा? अध्यक्ष होगा। किसका अध्यक्ष होगा? इस पूरे निर्वाचन आयोग का या चुनाव आयोग का, जिसको हम बोलते हैं। कौन होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त उसको कहा जाता है। ये क्या होगा? हेड होगा। तो पूछा जाता है कि हाँ, चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त ये हेड होता है इस आयोग का। ये याद रखना है भैया, है ना, नहीं तो भूल जाओ यार। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहीं से अलग से नहीं आ रहे। ये चौथा है इसका सब क्लॉज। राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। कौन करेगा? हाँ, ये पूछा जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति महोदय ही चुनेंगे, याद रखिएगा। बढ़िया। त्यागपत्र और हटाने की प्रक्रिया इसमें बताई है। त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा ना भाई, जब उनने चुना है तो। बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति राज्यपाल निर्वाचन आयोग के कर्मचारी को उपलब्ध कराएंगे। अब भी डिपेंड करता है राष्ट्रपति कहाँ पे। हाँ, जो बड़े बड़े चुनाव हैं, चाहे वो संसद के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, उनके चुनाव में जो लोगों की जरूरत पड़ रही है वो पूरा कौन कराएगा? राष्ट्रपति महोदय करवाएंगे। अगर राज्यों में पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहा है तो उसके लिए राज्यपाल महोदय वो अधिकारी उपलब्ध कराएंगे। ये अधिकार इधर दिया हुआ है 324 के सब क्लॉज 6वें में, ठीक है। इतनी चीजें हैं। चलो एक एक को थोड़ा सा समझते। सब क्लॉज 1 निर्वाचन आयोग की स्थापना पे डिस्कस करें अगर, तो क्या है भैया? ये क्यों बनाया जा रहा है, क्यों स्थापना करी जा रही है? तो इसीलिए करी जा रही है। उसका मेन पर्पस क्या है कि भैया ये संसद के चुनाव, राज्य विधानसभाओं के, विधानसभा समझ रहे हैं ना, क्या क्या होता है विधानसभा में? बिल्कुल, विधानसभा में होता है विधानसभा और विधान परिषद। ये विधानमंडल कहलाते हैं, राज्य विधानमंडल, है ना। हाँ, संविधान के भाग 6 में हमने डिस्कस किया था। बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन सभी के चुनाव के लिए इसको गठित किया गया निर्वाचन आयोग को, ये याद रखिएगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग कब गठित किया गया? 25 जनवरी 1950 को, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चर दूसरा सब क्लॉज है, जिसमें स्ट्रक्चर की बात करिए, संरचना में क्या क्या होगा, कौन कौन होगा। तो इन्होंने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य आयुक्तों से मिलकर चुनाव आयोग बनेगा जितने राष्ट्रपति को लगता है कि भैया जरूरी है वो निर्धारित करें, ये याद रखना, ठीक है। फिलहाल की अगर बात करें तो शुरुआत में जब बनाया गया था 1950 में एक ही सदस्य हुआ करते थे और वही अध्यक्ष हो जाते थे। लेकिन समय के साथ जब प्रक्रिया जटिल होने लग गई, ज्यादा लोग इन्वॉल्व होने लग गए, तो यहाँ पे हमें हाँ और लोगों की जरूरत पड़ी। तो फिर 1989 में क्या 1989 में एक की जगह 3 सदस्य की ये संरचना कर दी गई इस आयोग की। फिर बाद में 90 में फिर उनने कहा नहीं 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 भैया एक ही सदस्य ठीक है, तो एक सदस्य हुआ। लेकिन फाइनली 1993 से अभी तक 3 सदस्यों की ये बॉडी चल रही है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तीनों लोग होते हैं। तीनों को अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये लिखा है राष्ट्रपति महोदय ही क्या करेंगे? इनको चुनेंगे, नियुक्ति भी इसी में। इसमें क्या है भैया कि इनकी योग्यता का वर्णन कहीं किया ही नहीं गया है, लेकिन जनरली ऐसा मानते हैं कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनने लायक व्यक्ति हों, ऐसे लोगों को हाँ जनरली बना देते हैं, ठीक है। आगे इनकी आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही अध्यक्ष होगा। और राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? निर्वाचन आयुक्त की सहायता से बाकी के अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। तो बस ये सारी चीजें याद रखना है, ठीक। आगे बढ़े, चले सब क्लॉज 5 को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इनकी सेवा शर्तें पदावधि वगैरह क्या क्या होंगी, किसकी? आयोग के अंदर जो लोग बाग हैं उनकी। तो भैया ये तय की जाएंगी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनकी सेवा शर्तें। हाँ, ये सच्चाई है। इसमें इनकी जो डायरेक्ट तो नहीं था, तो एक अलग से इनके लिए कानून बनाना पड़ा, जिसको निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 में एस्टैब्लिश किया गया था। उसके बेसिस पे बहुत सारी इनकी वेतन भत्ते और सारी चीजें, सेवा सुविधाएं वगैरह डिसाइड की जाती है। तो यहाँ देख लें, इनके सारे के सारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनके वेतन भत्ते और लाभ होते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा, इनकी वेतन फिलहाल तो 2.5 लाख रुपए प्रति माह है। हाँ, और कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे इनकी नियुक्ति के बाद। नियुक्ति के बाद पहले कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते। ठीक है, पदावधि क्या होगी इनकी, ये पूछ लिया जाता है कि निर्वाचन आयुक्त की कितनी पदावधि होती है, इनका टेन्योर कितना होता है। तो या तो 6 साल तक रहेंगे या फिर 65 साल की आयु, जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए। 65 साल के पहले हो जाओ तो पहले आप रिटायर हो जाओगे, है ना, या फिर 6 साल आपके पहले पूरे हो जाए तो आप पहले हट सकते हैं। तो यही चीज है, याद रखिएगा। और ये कई बार पूछा जाता है निर्वाचन आयोग की पदावधि कितनी होती है आयुक्तों की। ठीक है, 6 साल या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो जाए वो। बढ़िया। त्याग पत्र ये किसको देंगे, हमने बात करी थी, जो इनको अपॉइंट करेगा उसी को आप रिजाइन देंगे, तो राष्ट्रपति महोदय को ही आप रेजिग्नेशन दे देंगे। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया कैसी है, सेम टू सेम जैसी। अब सुप्रीम कोर्ट जैसा हम दर्जा दे रहे हैं तो वैसी प्रक्रिया होगी ना। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान हटाने की प्रक्रिया किसकी है, मुख्य न्यायाधीश की। हाँ, मतलब मुख्य न्यायाधीश, सॉरी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। और अन्य निर्वाचन आयुक्त क्या करेंगे, मुख्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पे इनको भी हटाए जाने की प्रक्रिया है। ठीक है, सो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, और यही इंपॉर्टेंट था 324 का। अब 324 का आखिरी है कर्मचारी उपलब्ध कराने का काम, हमने डिस्कस कर ही लिया था। 325वीं धारा क्या है, संरचना। हाँ, यह हमने देख ही लिया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य, राष्ट्रपति जितना बोले उतना। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाएगी, और प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आधार पे की जाएगी, उनकी सलाह के आधार पे की जाएगी। सेवा शर्तें, पदावधि वगैरह, हाँ, कोई अलाभकारी परिवर्तन इनमें नियुक्ति के बाद नहीं होगा, ये याद रखना है। 6 साल का या 65 साल, दोनों पहले जो हो जाए उतना इनका कार्यकाल होता है। और हाँ, निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991, इसके बेसिस पे क्या है कि भाई इनकी सारी सेवा शर्तें, पदावधि वगैरह, वेतन भत्ते इत्यादि तय किए जाते हैं, और त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को ये देते हैं। ये सब चीजें आपको याद रखना है। हटाने की प्रक्रिया हमने देखी ली, मुख्य न्यायाधीश जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो मुख्य न्यायाधीश के जैसे या सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे हटाने की प्रक्रिया है, और अन्य न्यायाधीशों की मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, इसमें क्या बेस रखा है इनने, अक्षमता या साबित कदाचार, इनकम्पिटेंस या प्रूवन माल प्रैक्टिस या माल। ठीक है, अन्य निर्वाचन आयुक्त कैसे, हाँ, उनकी सिफारिश पे इनको हटाया जाएगा। महाभियोग नामक शब्द केवल राष्ट्रपति में है और कहीं नहीं है यूज किया गया है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, उसके अलावा सब के सब साबित कदाचार की प्रक्रिया कहलाती है। याद रखना इस चीज को, ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वेतन भत्ते समान होते हैं सभी के, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो मुख्य न्यायाधीश एक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक को बोल देते हैं। ठीक है, हाँ, कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाते। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको याद रखना है। निर्वाचन आयोग के कार्य, अब क्या है, क्यों 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 इसको बनाया था, हमने देख लिया कि कुछ तो हमारे काम यही थे कि चुनाव करवाने थे सारे लोगों के, इसके अलावा और क्या क्या हमें। सो पहले तो संसद, राज्य विधानमंडल, हाँ, जिसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों आएंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके निर्वाचन के लिए इसका गठन किया गया। ये इनका मेन काम यही है। अब मेन काम के लिए भी हमें क्या करना है, निर्वाचन की तिथि को, उनकी समय सारणी, ये सभी निर्धारित करने का काम भी किनका, इन्हीं का है ना। कब क्या चुनाव होंगे, क्या है, सारी डेट वगैरह भी यही डिसाइड करते हैं, कौन, निर्वाचन आयोग। इसके अलावा राजनीतिक दल जितने भी हैं उनको मान्यता प्रदान करने का काम भी किनका है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया, यहां से क्वेश्चन बनने वाला है, और इस साल मुझे लगता है कि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। क्यों आने वाला है ये अभी डिस्कस करेंगे आगे थोड़ी समय बाद। ठीक है, निर्वाचन के समय दलों और उम्मीदवारों के लिए एक क्या होती है, आचार संहिता बनाई जाती है कि आप ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो वो सारी आचार संहिता है जो इंपॉर्टेंट है, कोड ऑफ कंडक्ट इसको कहा जाता है, और ये निर्मित करने का काम भी किसका है, इन्हीं का है। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो, टीवी, इन सारी चीजों को निर्मित करना कि भैया क्या क्या प्रचार प्रसार की आप वस्तुएं इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और निर्हरता, निर्हरता मतलब समझ पा रहे हैं आप, हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं वो भी, हाँ, इन मामलों में राष्ट्रपति महोदय को सलाह देने का काम भी इनका ही है। ठीक है, कैसे हटाया जाए, क्या किया जाए, और काम देख ले तो हाँ, चाहे वो विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरता की बात हो, डिस्क्वालिफिकेशन की, उसमें भी इनको काम करना। दूसरा, रैगिंग हो गया, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा, और दूसरी और ऐसे माल प्रैक्टिसेस करना, गलत काम करना जिसके माध्यम से गड़बड़ हो सकती है चुनाव प्रक्रिया में, वो सारी की सारी रोकने का प्रयास करना। नहीं रुक रही है तो निर्वाचन खत्म कर देना, रद्द करने का काम भी इनका है। उसके बेसिस पे राष्ट्रपति को ही सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले जितने भी राज्य हैं, जैसे अब हो सकता है मणिपुर में लग जाए, लेकिन कमी है, ऑप्शन अभी तो रुक गया है, सब ठीक ठाक है। 1 साल के समाप्त होने के पहले या पश्चात निर्वाचन कराने का काम किसका है, हाँ, ये चुनाव मतलब सलाह देने का काम किनका है, इनका, निर्वाचन आयोग का ही है, राष्ट्रपति महोदय। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। इसके अलावा अन्य तथ्यों में हमने डिस्कस कर लिया था, मतदाता दिवस कब होता है,
25 जनवरी। क्यों 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 25 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश किया गया था, इसलिए मतदाता दिवस हमने वो मनाया है। ठीक है, पहला मनाया गया था मतदाता दिवस 2011 में, याद रखिएगा। अभी 2023 में 13वां था, ये कौन सा था, 13 था, इससे पहले 12 था और 11 था 2021 वाला। तो अभी की वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं। ये भैया थीम है, अगर पूछ ले कि 2023 की थीम क्या है मतदाता दिवस की, थीम इंपॉर्टेंट होती है कि इस थीम पे चल रहा है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। 22 की मैं भारत हूँ, भारत के मतदाता, ये गाना हुआ करता था, उसको लिया था, सभी मतदाता बने सशक्त और जागरूक, ये 2021 का था, है ना, थीम थी ये मतदाता दिवस की थीम। ठीक है, कब कौन सा था, 13वें नंबर का था, ये याद रखिएगा। कब मनाया गया था, 25 जनवरी 2023 को। ठीक, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला कब बनाया गया था, 2011 में, तो कौन सा है, 13वें नंबर का है। बढ़िया, चलो 61वां संविधान संशोधन 1988 क्या हुआ था, 21 वर्ष से कम करके वयस्क की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है, वर्तमान में राजनीतिक दल कितने हैं भैया, राजनीतिक दल तो सभी होते हैं, दो प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, एक तो राष्ट्रीय होते हैं, दूसरे होते हैं क्षेत्रीय। क्या भैया, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय। तो हम क्षेत्रीय की तो बात नहीं कर रहे, राष्ट्रीय की बात करने वाले। राष्ट्रीय राजनीतिक दल में भी कुछ परिवर्तन आ गए भैया, 8 हुआ कर रहे थे पिछले कुछ समय तक, लेकिन अभी कम ज्यादा होते हुए 6 बचे हैं। और पहली बार किसने, आम आदमी पार्टी ने भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा राजनीतिक दल से, याद रखना है ना। कितनी हो गई है, 6 हो गई। इसमें आपको पता ही है, हाँ, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, मायावती जी आपने नाम तो सुना ही होगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्स वाली है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिज्म, है ना, इंडिया मार्क्सिज्म, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी कहा जाता है। इसके अलावा बीजेपी को आप जानते ही हैं, कांग्रेस को आप जानते हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने थोड़ा चकित कर दिया है यहाँ पे, हाँ, ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर इसके अलावा बात करें तो ये ईवीएम का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। पहली बार केरल की पारोल विधानसभा में 1982 में इस्तेमाल किया गया था, 2004 में लोकसभा में इस्तेमाल किया गया था, लोकसभा की वोटिंग के लिए। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ये मिलकर ईवीएम बनाती हैं, ये भी याद रखना है ना, कभी पूछ ले तो। इसके अलावा वीवीपैट का नाम आपने सुना होगा, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है, हाँ, प्री में तो पूछा ही जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना वीवीपैट का। और सबसे पहले नागालैंड की नॉक्शन विधानसभा में इसका प्रयोग 2013 में हुआ था वीवीपैट का। लोकसभा 2019 के चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग किया जा चुका है, अब 24 में भी किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 2017 से गोवा पहला ऐसा राज्य था जिसमें पूर्ण रूप से वीवीपैट के थ्रू चुनाव कराया गया था, पूरे गोवा में, है ना। सो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और ये आपको, हाँ, ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना भाई, तो ये याद रख लेने हैं। आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है कोड ऑफ कंडक्ट, ताकि भैया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता रहे, इसी की तो जिम्मेदारी है ना लोकतांत्रिक देश में। हाँ, तो आपसी समन्वय से इसके कोड वगैरह निर्मित किए जाते हैं, क्या कैसे रहने चाहिए। चुनाव की तारीख से स्टार्टिंग से समाप्ति तक के लिए आचार संहिता लगती है, और पहली बार केरल में 1960 में ये लगाई गई थी आचार संहिता, चुनाव में 1960 के चुनाव में पहली बार, और 1962 से सारी लोकसभा में ये स्टार्ट हो गई थी आचार संहिता लगना। ये कभी पूछ ले तो बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य तत्वों में अगर कोई बात करें तो एक प्रोग्राम सरकार नहीं, ये निर्वाचन आयोग है जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनाती है, चलाती है, जिसमें, हाँ, स्वीप, इसको स्वीप प्रोग्राम या स्वीप कार्यक्रम कह सकते हैं। स्वीप में क्या है, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, जागरूकता फैलाने के लिए ये चलाया जाने वाला प्रोग्राम है, किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ये सारी की सारी चीजें थी, इंपॉर्टेंट चीजें थी। हाँ, एक चीज और बच गई, टोटल सारे, अभी पहले तो हमें पता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सिंह सेन साहब थे, और अभी फिलहाल राजीव कुमार जी चल रहे हैं इनकम्बेंट, मतलब कार्यकारी। तो बाकी के कभी कभार पूछ लेते हैं, अगर टफ बनाना हुआ तो एक वो और अपन देख लेते हैं सारी की सारी टेबल में। सबसे पहले सुकुमार सेन साहब कब बन गए थे, ये 21 मार्च 1950 को बनाए गए थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 58 तक बने रहे थे, 8 साल तक। सबसे ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर कल्याण सुंदरम साहब दूसरे थे, जो 58 से 67 तक बनाए गए थे। फिर थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं कुछ तूफान ही करना चाहिए, तो तब से फिर कम होने लग गए थे, है ना। हाँ, एसपी सेन वर्मा साहब हो गए, जो कि 4 साल 365 दिन, हाँ, लगभग 5 साल बोल सकते हैं। ठीक है, नागेंद्र सिंह साहब, ये ज़्यादा नहीं, 6 फरवरी 73 72 128 दिन ही कम कर पाए। टी स्वामीनाथन साहब, ये 4 साल 10 दिन के बाद। फिर सिकदर साहब, एस एल सिकदर साहब, आर के त्रिवेदी, ये नाम आप समझ लो, केवल नाम दिमाग में रखना कि निम्न में से कौन निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, समझ पा रहे हो ना। तो इसलिए ये याद रखना है आपको। हाँ, आर के त्रिवेदी साहब, आर बी एस पेरी शास्त्री साहब,
इसके बाद BS रमा देवी, ये महिला हैं, याद रखिएगा, है ना, हमने अभी डिस्कस किया 1990 में ये बनाई गई थी पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, है ना। हाँ, और अच्छा खासा इन्होंने 16 दिन का कार्यकाल भी किया था अपना पूरा। ठीक है। TN शेषन साहब, ये तो कई बार नाम आपने सुना ही होगा, हाँ, जो कि 90 से 96 6 साल तक रहे। उसके बाद MS गिल साहब हो गए, फिर लिंगडो साहब, JM लिंगडो, फिर आए TM कृष्णमूर्ति साहब, BB टंडन और N गोपाल स्वामी। ठीक है, ये भी 2006 से 2009 तक रहे। अब आखिरी में आई जाएंगे अपन धीरे धीरे, हाँ, नवीन चावला, कुरैशी साहब और संपत, BS संपत साहब, हरिशंकर ब्रह्मा और नसीम जैदी साहब 2015 में 17 तक रहे। ठीक है। इसके बाद अचल कुमार ज्योति साहब, ओम प्रकाश रावत, OP रावत जिनको कहा गया, सुनील अरोरा साहब, ये अभी 21 तक थे। ठीक है। 21 के बाद फिर सुशील चंद्रा साहब को 19 से 22 और 22 से अभी राजीव कुमार अभी चले रहे। ठीक है। सो ये याद रखने का है। और भाई इसी के साथ, हाँ, अब इससे ज्यादा नहीं अपन कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आयोग वाले और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अच्छी बात है, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि आपको पूरी जानकारी सारी गवर्नमेंट एग्जाम की यहीं से चैनल पर मिल जाए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, यानी दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।